चेंज को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, उसको वॉल्यूमेट्रिक चेंज नहीं होने देते, जिसकी वजह से सल्फर यहाँ से निकल नहीं सकता। सो वॉल्यूमेट्रिक चेंज को ये क्या करता है, रिड्यूस डाउन करता है। और मीनवाइल सर्फेक्टेंट चेंज वर आल्सो एबल टू कैप्चर पॉलीसल्फाइड्स। अगेन जो पॉलीसल्फाइड्स के नैनो पार्टिकल्स या फिर पार्टिकुलेट नेचर के कुछ कोई चीज़ें बनेंगी, तो वो मैंने जिस तरह अर्ज की कि वो आपके पास इस केज लाइक स्ट्रक्चर से नहीं निकल सकेंगी। ठीक है, अगर वो पॉलीसल्फाइड्स बन भी जाएं तो वो इधर ही इसी एरिया में रहेंगे, वो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जाके मिक्स नहीं होंगे, इट विल बी केज्ड। ठीक है। और दूसरा है ग्राफीन कोटिंग की वजह से आपके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या फिर कार्बन डॉट्स की वजह से आपके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी हायर हो जाएगी। ठीक है जी। सो अगर आपको एग्जाम में इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया जाए कि हाउ यू कैन प्ले विद द काउंटर इलेक्ट्रोड या फिर आम अल्फाज में सल्फर इलेक्ट्रोड टू एनहांस इट्स स्टेबिलिटी एज वेल एज इट्स कैपेसिटी, तो क्या आंसर होगा? द आंसर इज सिंपल, यही 76 स्लाइड पे ही है कि आपके पास सल्फर का पार्टिकल इफ इट इज अटैच विद द सर्फेक्टेंट सो दैट वो क्या कर जाए, सर्फेक्टेंट दोनों के दरमियान बाइंडर का काम करे, ग्राफीन ऑक्साइड या फिर रेड्यूस ग्राफीन ऑक्साइड की नैनो शीट्स और उसके दरमियान, और कार्बन डॉट्स भी इंट्रोड्यूस किए जाएं फॉर द कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस तरीके से ये केज लाइक स्ट्रक्चर होगा, पॉलीसल्फाइड्स विल रिटेन देयर और वो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मिक्स नहीं होंगे, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस स्टेबिलिटी भी इन्हांस हो जाएगी और हमारे पास परफॉर्मेंस भी हायर हो जाएगी। ठीक है जी। सबको समझ आ रही है आई थिंक? Yes, sir. ओके, लेट्स मूव ऑन देन। अब एक और किस्म की बैटरी है विच इज़ कॉल्ड लिथियम एयर बैटरी। तो जैसे नाम से इसको एक और नाम भी दिया जाता है, मेटल एयर बैटरी भी कहा जाता है, एल्यूमिनियम एयर बैटरी भी अमूमन आज शायद आप लोगों ने उसके बारे में सुना होगा। बट अगेन इन सब बैटरीज, लिथियम एयर बैटरी हो गया या फिर एल्यूमिनियम एयर बैटरी हो गई, दे ऑल डू सम रिएक्शंस विच आर इरिवर्सिबल। जब इरिवर्सिबल होते हैं तो उस केस में अगेन स्टेबिलिटी का क्या होता है, स्टेबिलिटी रिड्यूस होती है। इनिशियली तो बहुत हाई कैपेसिटी शो कर देते हैं, बट आफ्टर सर्टेन साइकिल्स दे रिड्यूस देयर कैपेसिटी। ठीक है, अब जरा वैसे लिथियम एयर बैटरी का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, कॉन्सेप्ट वही सिंपल है जो आपने पहले लिथियम एयर बैटरी, लिथियम आयन बैटरी में पढ़ा था, कि आपके पास एक इलेक्ट्रोड है लिथियम बेस्ड, वहां पे है, यहाँ पे प्योर लिथियम का सोर्स होगा। ठीक है, एंड ऑन द अदर साइड वी नीड ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि लिथियम एयर है, यहाँ पे आपने ऑक्सीजन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है। सो फॉर इंट्रोड्यूसिंग द ऑक्सीजन द प्रॉब्लम इज कि एयर का कोई इलेक्ट्रोड नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ये एक इशू है ऑब्वियसली। सो फॉर दैट कि उसको ऑक्सीजन कैसे हम प्रोवाइड करें, हम एक पोरस किस्म का इलेक्ट्रोड, चाहे निकल फोम की सूरत में हो, चाहे कार्बन फोम की सूरत में हो, चाहे कॉपर की इस तरह फोम की सूरत में हो, वो हम इंट्रोड्यूस करते हैं और ऑक्सीजन उन्हीं चैनल्स को फॉलो करते हुए वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हम गैशियस स्टेट में तो इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते, सो वी प्ले विद इट, हम एक फोम टाइप मटेरियल हम बनाते हैं जिसके ज़रिए से वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होता है और ऑक्सीजन भी हम वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दिस लिथियम व्हेन गोज फ्रॉम द लिथियम सोर्स टुवर्ड्स द ऑक्सीजन इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, एंड अगेन वही सारा प्रोसेस अगेन जब आपके पास रिडक्शन होगी तो उस केस में ऑक्सीजन को ये इवॉल्व करेगा। ठीक है, सो ये चेन आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन टू सम एक्सटेंट हो सकता है कि हम उसी पोटेंशियल पे हम उसको रिवर्सिबल भी कर सकते हैं। ठीक है, सो हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस, एनोड रिएक्शन पे क्या होगा आपके पास, सिमिलर होगा जैसे लिथियम आयन बैटरी में आपने देखा, जिस तरह आपने उसमें देखा लिथियम सल्फर बैटरी में होगा, यहाँ पे भी एग्जैक्टली लिथियम सबसे पहले आयनाइज होगा। सो द lithium atom will ionize to form lithium plus ion and it will give away one electron। ठीक है, तो एक लिथियम का एटम लिथियम प्लस में कन्वर्ट हो रहा है एंड इट इज गिविंग अवे वन इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन इस पाथ को फॉलो करते करते यहाँ काउंटर इलेक्ट्रोड के ऊपर आ जाता है। मेन वाइल यही लिथियम जो आयनाइज हुआ होता है, ये लिथियम दोबारा वहाँ पे मतलब काउंटर साइड पे, क्योंकि वो आयनाइज होता है प्लस स्टेट में होता है, इट मूव्स वाया द इलेक्ट्रोलाइट टू द काउंटर इलेक्ट्रोड विच इज नेगेटिवली चार्ज।
सो वहाँ पे ये जाके उसी इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके क्या हो जाता है, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लिथियम ऑक्साइड बनाता है। फर्स्टली लिथियम अगेन O2 विद इंटरमीडिएट कंपाउंड, फिर अगेन वो दोबारा लिथियम जो आपके पास ऑक्सीजन है ये मजीद एक लिथियम के साथ मिलके Li2O2 बना देता है। ठीक है, सो ये रिएक्शन होता है कैथोड के ऊपर, और पीछे आपके पास एनोड के ऊपर क्या होता है, लिथियम ऑक्सीडाइज होता है। लिथियम इज अगेन इन द स्टेट ऑफ लिथियम प्लस एंड इलेक्ट्रॉन सोर्स। ठीक है जी। सो द लिथियम एयर, अब जरा पढ़ते हैं कि समझ आ गई इस प्रोसेस का, कैथोड और एनोड के रिएक्शन का। यस सर। सर ठीक है प्लीज रिपीट कर लें। जी, देखें, जिस तरह लिथियम सल्फर बैटरी में था कि हमारे पास यहाँ पे एक लिथियम का सोर्स था, ये काउंटर साइड पे हमारे पास सल्फर का इलेक्ट्रोड था। ये लिथियम और ये सल्फर मिल के लिथियम के डिफरेंट इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनाते थे, ऐसा ही था। ठीक है, यहाँ पे उस सल्फर को हम रिप्लेस कर रहे हैं विद द ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड। अब चूंकि देखिए ऑक्सीजन कोई गैशियस स्टेट का इलेक्ट्रोड नहीं बन सकता, सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंडक्टिव मटेरियल को पोरस बना देते हैं। जिस तरह कार्बन फोम हो गया, जिस तरह आपके पास कोई गोल्ड का फोम हो गया, जिस तरह आपके पास प्लैटिनम का फोम हो गया, इस तरह के फोम को हम यूज़ करते हैं और उसके अंदर से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को पर्ज करते हैं। अब दोनों हमारे पास जो कंडीशन है इलेक्ट्रोड के लिए वो आपके पास यहाँ पे फुलफिल हो रही हैं कि वो कंडक्टिव भी होगा, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव भी है फोम, और ऑक्सीजन भी यहाँ पे प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन उसके साथ मिल के फिर लिथियम ऑक्साइड भी बना सकता है। सो काउंटर साइड पे हम लिथियम को जब हम आयनाइज करते हैं, ये लिथियम प्लस स्टेट में जाके ये इस काउंटर साइड पे जाता है, गिविंग अवे वन इलेक्ट्रॉन, जो कि वो इसी पाथ के साथ जाते हुए इसके साथ दोबारा यहाँ पे मिलता है। ठीक है, सो ऑन द एनोड साइड यू आर सीइंग लिथियम बीइंग आयनाइज्ड फ्रॉम लिथियम एटम टू द लिथियम प्लस एंड गिविंग अवे वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इधर ये प्रोसेस होता है। While on the counter side, on the cathode, you are seeing that lithium, which was ionized, it reacts with the electron in the presence of oxygen. वो क्या होता है कि भाई लिथियम और ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब मिलते हैं तो ऑक्साइड इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाते हैं, और वो अगेन क्योंकि लिथियम बार बार आ रहे होते हैं विद टू एटम्स ऑफ लिथियम विद टू ऑक्सीजन अगेन एटम्स, ये एक किस्म का इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाते हैं Li2O2। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस होता है हमारे पास। जब डिस्चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने उससे टेक अवे करनी होगी, ये प्रोसेस दोबारा रिवर्सिबली अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ जाएगा। लिथियम जो होगा वो दोबारा इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू लिथियम के पास आएगा, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इट विल गेट इवॉल्व, वो ऑक्सीजन दोबारा इन्वायरमेंट को दे देगा। उसको कैप्चर भी किया जा सकता है, टू सम एक्सटेंट उसके साथ प्ले भी किया जा सकता है। ठीक है, सो ये सारा प्रोसेस, और यही इलेक्ट्रॉन दोबारा अपनी उसी लिथियम जो आयनाइज होकर यहाँ पे आ चुका था उसके साथ मिलके दोबारा एटॉमिक स्केल पे चला जाएगा। ठीक है जी। जी सर, ठीक है, थैंक सो यू। porous carbon generally acts as a cathode material supporting catalyst particle। अगर ये रिएक्शन हमने फास्ट करना होगा, एक्सपेडाइट करना होगा, हमें रिवर्सिबल करना होगा, देन वी हैव टू यूज अ कैटलिस्ट एज वेल। और ये आपको सबको पता है कि द बेस्ट कैटलिस्ट being discovered until now is platinum। So platinum can be one of the best choices as the nanoparticle की वहाँ पे इंट्रोड्यूस किए जाएं ताकि रिएक्शन को फास्ट कर सकें। वो लिथियम जो आयनाइज होकर यहाँ पे आ रहा है वो जल्दी ऑक्सीजन के साथ मिलके ऑक्साइड कंपाउंड बना दे, उसी तरह दोबारा हम उससे वही चेन रिएक्शन दोबारा रिवर्सिबल रिएक्शन ले सकें। So lithium in the anode undergoes a redox reaction। Lithium plus are constantly transported through the electrolyte to the cathode। यहाँ पे cathode carbonaceous material का था, reacting with the oxygen molecule in the presence of a catalyst। ठीक है, वो प्लेटिनम का कैटलिस्ट हो सकता है। और हमारे पास जो कंपाउंड्स बनते हैं इंटरमीडिएट के पास, आपके पास Li2O, एंड इन द एक्सेस ऑफ लिथियम आपके पास Li2O2 आर जनरेटेड इन द एयर कैथोड। ठीक है, ये आपके पास जो यहाँ पे काउंटर साइड पे यहाँ पे ये लिथियम ऑक्साइड बन जाएगा। सो आपके पास अब लिथियम की जो लिथियम एयर बैटरी या मेटल एयर बैटरी या लिथियम ऑक्सीजन बैटरी, ये तीनों नाम उसको दिए जाते हैं। इसके फिर अगेन दो किस्में हैं, वन इज द एक्वस, द अदर वन इज नॉन एक्वस। ठीक है, आपको पता है कि एक्वस का जब भी वर्ड आता है दैट इज बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम द एक्वा, एंड एक्वा मींस वाटर। सो एनी इलेक्ट्रोलाइट विच इज हैविंग अ वाटर
तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अगर वो आपके पास उसके अंदर एक्वस मीडिया नहीं है, कोई वाटर मीडिया नहीं है, देन वी कॉल इट अगेन वो नॉन एक्वस या फिर ऑर्गेनिक टाइप हो सकता है। ऑर्गेनिक के अलावा भी हो सकते हैं, ऑब्वियसली इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल अब यहाँ पे हम क्या कहते हैं, वी आर सेइंग कि ऑर्गेनिक टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हम नॉन एक्वस यूज कर रहे हैं। So if an organic sheet is used as the electrolyte material, that lithium oxygen battery is called the again a non-aqueous type of lithium oxygen battery. और अगर उसमें water है तो obviously we call it lithium oxygen battery, aqueous battery उसको कहा जाता है। ठीक है, so all the other parameters are the same। ठीक है, वो सारी चीज़ें सेम होंगी, ओनली द रिएक्शन प्रोडक्ट विल बी डिफरेंट। ठीक है, यहाँ पे देखें जब आपके पास कोई ऑर्गेनिक इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे H2O नहीं है, तो हमारे पास कोई हाइड्रोक्साइड बनने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक स्पीशी के साथ लिथियम मिल नहीं सकता इन द आयनाइज स्टेट, और दूसरा क्या है कि वाटर का OH माइनस आयन प्रेजेंट नहीं है कि ये लिथियम प्लस OH माइनस आयन के साथ रिएक्ट होकर लिथियम हाइड्रोक्साइड बना दे। So if it is organic, it means it will give away only lithium oxide। ठीक है, कि आपके पास यहाँ पे काउंटर साइड पे ऑक्सीजन भी है, लिथियम आयनाइज स्टेट में उसके साथ मिल के ये लिथियम ऑक्साइड बनाएगा। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे, चलें कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक्वस इलेक्ट्रोलाइट हो, then what will happen? The reason is obvious, we are having the H2O, which will also be converted into H plus and OH minus ions। ठीक है, तो ये ओवरऑल रिएक्शन जो आप देख रहे हैं कि लिथियम के आयंस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड H2O, इट विल फॉर्म लिथियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सो यहाँ पे फिनोमिना ही डिफरेंट हो जाएगा, यहाँ पे लिथियम के ऑक्साइड्स नहीं बनेंगे, यहाँ पे वी विल बी सीइंग अ लिथियम हाइड्रोक्साइड टाइप ऑफ कंपाउंड फॉर्मेशन। ठीक है, तो अगर आपसे अगेन एग्जाम में ये क्वेश्चन किया जाए कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नॉन एक्वस एंड द एक्वस टाइप ऑफ लिथियम आयन बैटरीज, so what will be the answer? The product is different। ठीक है, जो वो प्रोडक्ट बनाते हैं, one is forming the lithium oxide while the other is forming the lithium hydroxide। ठीक है, the other difference is on the aqueous side we are seeing the water as an electrolyte material, whereas on the other side we are seeing the organic as the electrolyte material। और बाकी phenomena obviously फिर सेम ही है। ठीक है जी। जी सर। जी, ओके, लेट्स मूव ऑन। सो अब यहाँ पे हम मजीद क्या प्ले कर सकते हैं, देखें हमारे पास लिथियम एयर बैटरी में मजीद क्या क्या काम किए जा सकते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई इलेक्ट्रोड इस तरह बनाया जाए कि उसकी परफॉर्मेंस को हम क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। तो उसके लिए फिर हमारे पास ऐसा किया जा सकता है कि हम एक सॉलिड स्टेट बैटरी की तरफ जाएं। सॉलिड स्टेट बैटरी में आपको पता है कि कोई इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस होना इज हम उसको नहीं चाहेंगे, वी विल बी फॉर्मिंग अ सॉलिड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक लिथियम का इलेक्ट्रोड है, उसके दरमियान ये इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल है, और यहाँ पे आप काउंटर साइड पे वही कैथोड देख रहे हैं। इसको वही समझ लें कि आपके पास कैथोड साइड पे वही कार्बोनेशियस मटेरियल, कार्बन बेस फॉर्म है, जहाँ से आप ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस करें, और उसी के अंदर ही प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ठीक है, सो हम क्या चीज देख रहे हैं यहाँ पे, एक डिफरेंस यहाँ पे देख रहे हैं कि पॉलीमर और सिरेमिक, ठीक है, ये एक सीरीज में एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्टेड पड़े हुए हैं। सो लिथियम प्लस जो आपके पास आयन है, इट विल बी कंडक्टेड वाया द सिरेमिक। ठीक है, एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट हमें मेम्ब्रेन चाहिए उसकी कि वो पोरस भी हो, और दैट शुड बी कंडक्टिंग द लिथियम आयन। ठीक है, सो एक पॉलीमर के अंदर हम उस सिरेमिक को इनकैप्सुलेट कर दें ताकि वो क्या कर से इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफर ना करे, बट द लिथियम आयंस आर गेटिंग ट्रांसफर्ड वाया दी अगेन इस तरह का कॉम्पोजिट टाइप ऑफ, आप उसको कहते हैं या लेयर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को कहते हैं। सो हम इस सॉलिड स्टेट बैटरी डिज़ाइन में क्या देख रहे हैं कि हम एक तो सेफ्टी है, ठीक है, सेफ्टी बेहतरीन हो जाएगी इस केस में। हमारे पास जो लिक्विड को हैंडल करने के इश्यूज होते हैं वो इश्यूज नहीं होंगे, जो पोरस साइड पे प्रोडक्ट्स बनेंगे वो जो दोबारा इलेक्ट्रोलाइट में आ जाते हैं एक्वस में, वो चीज़ें नहीं होंगी। सो ऑल द इश्यूज विल बी एलिमिनेटेड। ठीक है, इग्नाइट नहीं होंगे, क्योंकि जब वो इलेक्ट्रोलाइट बार बार मूव होता है, कुछ चांसेस होते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कैन
गेट इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, या फिर डेंड्राइट फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस रिड्यूस डाउन होती है। तो ये वाले फिनोमेना यहाँ पे फिर नहीं होंगे। सो करंट सॉलिड स्टेट लिथियम एयर बैटरीज की अगर आप बात करें तो लिथियम इज यूज्ड एज एन एनोड, a ceramic, glass और glassy ceramic electrolyte is used as an electrolyte, और पॉलीमर को एज अ बाइंडर के तौर पे भी कभी यूज किया जाता है, या फिर लेयर्ड फॉर्म में भी यूज किया जाता है। और ऑन द अदर साइड यू आर सीइंग द पोरस कार्बन कैथोड। सो हम क्या चीज देख रहे हैं, हम एक लिथियम एयर बैटरी को स्टेबल करना चाह रहे हैं। हम उसको ये ऐसा बनाना चाह रहे हैं कि उसमें जो लिक्विड एक्वस जो हमारे पास होता है इलेक्ट्रोलाइट, जिसको हैंडल करने के इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रिडोमिनेंट होते हैं, उसको टैकल करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दरमियान में लेयर्ड किस्म की वो बना सकते हैं सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोलाइट, या फिर हमारे पास एक सिंगल सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सिरेमिक भी बनाया जा सकता है, but that should be having particles of ceramic which are combined together via the polymer binder। ठीक है, तो ये दोनों तरीकों में किया जाता है। ये येलो जो आपको नजर आ रहे हैं, लेट्स कंसिडर इट अ पॉलीमर, और आपके पास जो दरमियान में पर्पल किस्म का नजर आ रहा है, ये आपके पास क्या है कि सिरेमिक है। इस तरह भी किया जा सकता है, या फिर ओवरऑल एक सिरेमिक पार्टिकल्स को पॉलीमर के अंदर ब्लेंड करके फिर उसको एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज किया, इस तरह भी किया जा सकता है। ठीक है, सो दोनों वेज पॉसिबल हैं, दोनों लिटरेचर में रिपोर्टेड होते हैं। सो इस किस्म की अगेन ये जस्ट एक उसमें सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस को रिड्यूस डाउन करने के लिए हम फिर ये सॉलिड स्टेट की तरफ जाते हैं। ठीक है जी। यस सर। चलिए जी, अच्छा अब मजीद ज़रा पढ़ते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ ग्राफीन इन लिथियम एयर बैटरीज क्या होगा अगर हम ग्राफीन को अगेन, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक यही है कि क्या से हमारे पास नैनो मटेरियल्स में अपना रोल प्ले करेंगे। सो अब आपको अंदाज़ा है कि जिस तरह कार्बन फोम है, कार्बन फोम में टू सम एक्सटेंट अगेन कंडक्टिविटी के इश्यूज हो सकते हैं। सो टू टैकल दिस हम क्या कर सकते हैं, हम वी कैन गो टूवर्ड्स दी कार्बन नैनोडॉट्स। नैनोडॉट्स की जब बात की जाती है, सो वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द क्वांटम डॉट्स। ठीक है, और आइदर वी कैन आल्सो यूज द ग्राफीन नैनो शीट विच इज़ वन एटॉमिक लेयर थिक नैनो शीट ऑफ कार्बन। तो वो दोनों हमारे पास सेम इफेक्ट शो करेंगे, कंडक्टिविटी को बढ़ाएंगे। सो अफेक्टेड द कॉम्पोजिट एज अ स्ट्रक्चर ऑफ एयर इलेक्ट्रोड। एयर इलेक्ट्रोड की साइड पे हम उसके अंदर स्ट्रक्चर के साथ प्ले करें, ग्राफीन को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उसके साथ कंडक्टिविटी और दोनों इश्यूज टैकल हो जाएंगे। So porous structure of a cathode should be optimized to realize rapid oxygen diffusion, accelerate the catalytic reaction, क्योंकि हम कैटलिस्ट भी हम यहाँ पे यूज़ करना चाहेंगे, या फिर अगर नहीं भी यूज़ करें क्योंकि हमारे पास मीजोपोरस रेंज या माइक्रोपोरस रेंज में होते हैं, सो दे कैन एक्ट एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, कार्बन का डॉट या कार्बन नैनो डॉट या कार्बन का फोम वो भी एक्ट कर सकता है एज अ कैटलिस्ट, इनिशियल इलेक्ट्रॉन ये गिव अवे कर सकते हैं फॉर द रिएक्शन। सो प्रिवेंट एक्सेस ग्रोथ ऑफ द डिस्चार्ज प्रोडक्ट्स, की ज़्यादा से ज़्यादा लिथियम ऑक्साइड के नैनो पार्टिकल्स बन जाएं या फिर क्लस्टर्स बन जाएं, उसको रिड्यूस डाउन करने के लिए ये इस किस्म के पोरस इलेक्ट्रोड आर बेनिफिशियल। ठीक है, सो कमर्शियल कार्बन ब्लैक आर कॉमनली यूज फॉर द अगेन इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, या फिर सिंपल ग्राफीन को भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, सो ग्राफीन प्रोवाइड्स अगेन हाई परफॉर्मेंस कार्बन कैथोड्स के तौर पे ये यूज़ किए जा सकते हैं, एंड दे आर गिविंग अगेन 8705 मिली एम्पेयर आवर पर ग्राम। आपके पास ये बैटरी कैपेसिटी शो करेंगे विथ 4 to 8 टाइम्स हायर अगेन अगर आप उसको कमर्शियली कार्बन ब्लैक एयर बैटरीज के साथ कंपेयर करें। सो ग्राफीन कैन बी वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस। क्यों? द रीज़न इज बीइंग कि आपके पास यहाँ पे इसकी कंडक्टिविटी इज मच मच हायर देन अदर इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो वो ग्राफीन ऑब्वियसली कंडक्टिविटी को इन्हांस करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में बहुत हेल्प आउट होता है। देखिए कैथोड की साइड पे इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए ही चाहिए, अगर वो किसी तरीके से रेजिस्ट हो रहा है इट मीन्स इट्स कैपेसिटी विल फेड वेरी रैपिडली। ठीक है, सो बाय इंट्रोड्यूसिंग द ग्राफीन it will actually help in conducting the electron towards the lithium that is being transferred from the anode side towards the cathode। वहाँ पे ये रिएक्ट करके उस लिथियम को क्या कर देगा, वहाँ पे एटॉमिक स्केल में कन्वर्ट करेगा। सो इफ ग्राफीन इज प्रेजेंट द कंडक्टिविटी विल बी हायर, इफ कंडक्टिविटी इज हायर द रिएक्शन विल गेट फास्टर, इफ द रिएक्शन इज फास्टर ऑब्वियसली द कैपेसिटी विल गेट हायर। ठीक है, सो एस्क्राइब टू दी डिफरेंट पोर स्ट्रक्चर ये किया जा सकता है कि ग्राफीन को अगर कंबाइन भी किया जाए, so within the layers, क्योंकि because we are having the van der Waals forces, it will be having to some extent micro porosity, and oxygen can
be introduced via these channels, ठीक है, उसके तौर पे किया जा सकता है. So comparing with carbon black, graphene had a wide pore size distribution. क्यों? क्योंकि शीट्स के दरमियान हमेशा van der Waals forces होंगे. To some extent 2 to 50 नैनोमीटर आपके पास वो मेसोपोर रेंज तो वो होती है, जिसकी वजह से अमूमन ये क्या करेगा, इट विल कंडक्ट ऑक्सीजन, वहाँ पे ऑक्सीजन भी आ सकता है, इलेक्ट्रिकली भी ये कंडक्टिव होंगे. सो इंपॉर्टेंट रोल्स इन द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रोलाइट, दोनों केस में ये आपके पास हेल्प आउट करेगा. ये मैं बारहा पढ़ा चुका हूँ. आई थिंक एवरीबडी नोज के देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पोरोसिटीज. वन इज कॉल्ड द माइक्रो पोरोसिटी विच इज इन द रेंज ऑफ 1 to 2 nanometer, while greater than the 2 and lower than the 50 nanometer is called the mesoporosity, while higher than the 50 nanometer is called the macroporosity. ठीक है, सो 3 किस्म की पोरोसिटीज हैं हमारे पास ऑक्सीजन डिफ्यूजन के लिए. अमूमन या तो माइक्रो, नहीं तो हमारे पास लाजमन मेसोपोरोसिटी लाजमन होनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि उसी केस में ही हमारे पास ऑक्सीजन इज कैन बी ट्रांसफर्ड वेरी इजीली. और अगर बहुत ज़्यादा अगेन मैक्रोपोरोसिटी की तरफ जाते हैं तो वो एक प्योर इलेक्ट्रोड बन जाएगा जिसमें कंडक्टिविटी के बहुत ज़्यादा इश्यूज होंगे. यू कैन इमेजिन इफ इट इज़ मैक्रोपोरस तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द ऑक्सीजन टू फॉर्म अ रिएक्शन विद द लिथियम वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. So more discharge products were deposited on the edge of the graphene sheet, suggesting higher catalytic activity. Graphene can act as a catalyst. ठीक है, कैसे catalyst के तौर पे काम कर सकता है? Because it is 1 atomic layer thick. It has one of the highest surface area. Surface energy is very high. और उन cases की वजह से आपके पास यहाँ पे ये क्या कर सकता है? Initial electron for the reaction ये give away कर सकता है. ठीक है, to expedite the reaction वो कर सकता है. ठीक है जी, तो ये आपके पास सारा प्रोसेस है. अब यहाँ तक सबको समझ आ गई है? यस सर. जी सर. चलें जी नेक्स्ट. अब ये वन ऑफ द बेस्ट इलेक्ट्रोड्स को डिस्कस करते हैं जिससे हमारे पास सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी अभी तक रिपोर्ट हुई है फॉर दी अगेन लिथियम एयर बैटरीज. उसमें क्या किया गया है, अब यहाँ पे आप खुद देख लें, एक स्ट्रक्चर है, इसको देखते जाएं. दरमियान में आपके पास ये कोर ब्लैक जो नज़र आ रहा है, ठीक है, कंडेंस स्टेट में है या फिर कंप्रेस्ड स्टेट में है. पोरोसिटी यहाँ पे इंतहाई कम है. ऑन द आउटर साइड यू आर सीइंग समवट ऐसा कि जिसमें पोरोसिटी थोड़ी सी ज़्यादा है. ठीक है, सो हम इसको एक एग यॉल्क टाइप ऑफ स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, कोर शेल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर भी एक किस्म का कह सकते हैं कि ब्रोकन शेल जो हमारे पास एग के होते हैं कि दरमियान में उसको क्या किया गया है, कंप्रेस किया गया है. ऑन द आउटर साइड वो वहाँ पे क्या है, थोड़े से अनकम्प्रेस्ड स्टेट में मौजूद है. सो एक शेल टाइप स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है. अब आपके पास हम करते क्या है असल में, माइक्रो इमल्जन टेक्निक के ज़रिए से, जिसमें पीटीएफई एज अ बाइंडर हम यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, और ग्राफीन ऑक्साइड की नैनो शीट्स. ठीक है, इसमें यूज़ क्या क्या हो रहा है, आपके पास एक ग्राफीन नैनो शीट है और इस ग्राफीन नैनो शीट को कंबाइन करने के लिए या बाइंडर के तौर पे हम पीटीएफई पॉलीटेट्राफ्लोरीथाइलीन के पॉलीमर चेन्स को यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, सो हम यहाँ पे ए साइड में आपके पास उसका रिएक्शन देख रहे हैं, जबकि बी साइड में आपके पास ये बाई मॉडल पोरस स्ट्रक्चर है. बाई मॉडल से मुराद ये है कि दरमियान में ये कंप्रेस्ड स्टेट में मौजूद है और आउटर साइड में ये टू सम एक्सटेंट पोरोसिटी ज़्यादा है. तो एक जगह पे माइक्रो पोरोसिटी होगी, दूसरी जगह पे वो मीजो पोरोसिटी की रेंज में होगा, विच विल इनहांस दी अगेन जो आपके पास कैपेसिटी है. ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है देखें, ये ऐसे पड़े हुए हैं जैसे ग्राफीन शीट्स दरमियान में कंप्रेस्ड स्टेट में है. ठीक है, और आउटर साइड में ग्राफीन शीट्स कंप्रेस्ड स्टेट में नहीं मौजूद. ठीक है, ग्राफीन ऑक्साइड की नैनो शीट्स है ग्राफीन की. रिड्यूस ग्राफीन ऑक्साइड भी हो सकता है या फिर ग्राफीन भी हो सकता है. सो शेल इज कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस नैनो स्केल पोर्स. आपके पास जो शेल होगा आउटर साइड वो नैनो पोर्स उसमें अंदर मौजूद होंगे. रैंडमली एग्रीगेटेड ग्राफीन नैनो शीट्स होंगी, बिल्कुल रैंडमली है. ठीक है, कोई मतलब रैंडमली से मुराद जब भी रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होती है वहाँ पे पोरोसिटी के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं. ठीक है, सो अब इस तरीके से. और दूसरा क्या है कि हम मेनली माइक्रो इमल्जन के नज़रिए से पीटीएफई के साथ इसको माइक्रो इमल्ट करके इसको स्ट्रक्चर को थोड़ा सा वो कर सकते हैं, कंडेंस कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं. सो सिग्निफिकेंट फॉर्मिंग अकर्ड अगेन जब हम पीटीएफई के साथ माइक्रो इमल्जन टेक्निक के साथ करेंगे तो उसके ज़रिए से हमारे पास क्या होता है, फॉर्मिंग हो जाती है उस सोल्यूशन के अंदर और बबल लाइक स्ट्रक्चर, बबल्स बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस करने के साथ वहाँ पे जब वो
हम उसको करेंगे, ड्राई आउट करेंगे, तो उस नतीजे में पोरोसिटी उसके अंदर ज़्यादा होगी। सो एक हम इसको एक इस तरह कहते हैं कि लार्ज टनल्स एंड स्मॉल टनल्स, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसको एज अ कैथोड यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्योंकि पोरोसिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पोरोसिटी ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन विल गेट इंट्रोड्यूस्ड वेरी इजीली, ठीक है। यहाँ हर साइड से, क्योंकि ये अगेन थोड़ा सा ओवल शेप का है या स्फेरिकल शेप का है, यहाँ पे ऑक्सीजन की दस्तरस बहुत इजी है। वाइल ऑन दिस साइड ऑन द सॉरी ऑन द कोर साइड, यहाँ पे आपके पास स्मॉल टनल्स हैं। स्मॉल टनल से मुराद यह है कि ऑक्सीजन की दस्तरस थोड़ी सी कम होगी। सो आपके पास इस केस में लार्ज टनल्स, जो हमारे पास ब्रोकन शेल बाय मॉडल के अंदर है, फास्ट डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन होगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपके पास डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन होगी, ये फास्टर होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए कोई रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं है। जबकि स्मॉल पोर्स में आपके पास जो शेल है, जो दरमियान में है, वहाँ पे ट्राई फेज है, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है। तो ऑक्सीजन रिडक्शन रिएक्शन विल बी प्रिडोमिनेंट, बहुत इजी हो सकता है वहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि वहाँ पे लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है, गैसियस स्टेट का ऑक्सीजन भी हो सकता है, सॉलिड तो ये खुद ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राई फेज का एक रिएक्शन ये इजीली कर सकता है। सो विद दिस काइंड ऑफ मॉडल इन विच on the center side you are seeing small tunnels or microporosity, while on the outer side you are seeing the mesoporosity or large tunnels. ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ऑन द लार्ज टनल साइड ऑक्सीजन कैन गेट इनटू द स्ट्रक्चर वेरी इजीली, while on the मिडल साइड, यहाँ पे मीडियम मिडल पे आपके पास द ऑक्सीजन विल फील सम रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट होंगे वो भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर नहीं जा सकेंगे, बट ओनली रिएक्शन कैन परफॉर्म, ठीक है। और इस जगह पे आपके पास क्या होगा, ट्राई फेज रिएक्शन होगा ऑक्सीजन रिडक्शन रिएक्शन का। तो ये इट विल हेल्प आउट, ठीक है, फॉर द लिथियम एयर बैटरी। इसके नतीजे में आपके पास पोरस ग्राफीन के नतीजे में इस स्ट्रक्चर के साथ 15,000 मिली एम्पेयर आवर पर ग्राम कैपेसिटी रिपोर्ट की जा चुकी है, विद 2.7 वोल्ट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इट कैन गिव। और करस्पॉन्डिंग टू हाई एनर्जी डेंसिटी आप कह सकते हैं इसको कि 39,714 वाट आवर पर केजी ये कैपेसिटी है इसकी, विच वाज द हाईएस्ट रिकॉर्ड एवर रिपोर्टेड फॉर द नॉन एक्वस लिथियम एयर बैटरीज के तौर पे, अगर आप उसको देखें, ठीक है। मैं थोड़ा सा समराइज कर दूं दोबारा इस स्ट्रक्चर को। अभी तक हमने जो पहले पढ़े थे लिथियम एयर बैटरीज में, उसमें कार्बन फोम की डिस्कशन हो रही थी। उस कार्बन फोम के अंदर मजीद हम क्या कर सकते हैं ताकि उसकी कैपेसिटी को इन्हांस कर दिया जाए और स्टेबिलिटी को इन्हांस किया जाए। वी वर इंट्रोड्यूसिंग द रिड्यूस ग्राफीन ऑक्साइड आइदर, और वी कैन इंट्रोड्यूस सिंपल ग्राफीन। उसके नतीजे में हमें पता है कि दरमियान में तो वैसे ही उनके अंदर मीजोपोरोसिटी टू माइक्रोपोरोसिटी रेंज होती है, तो ऑक्सीजन कैन गेट इनटू द structure very easily, while the graphene will enhance its capacity because it is one of the highest conductive material, ठीक है। तो इसके नतीजे में ये इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन बहुत फास्ट कर सकता है। अब मजीद इसको कैसे इन्हांस किया जा सकता है कि उसी ग्राफीन या ग्राफीन ऑक्साइड, रिड्यूस ग्राफीन ऑक्साइड, या फिर अगेन कार्बन डॉट्स के भी इस तरह स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक ग्राफीन रिड्यूस ग्राफीन ऑक्साइड के एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया जाए जिसमें ऑन द इनर साइड you are seeing microporosity, while on the outer side you are seeing the mesoporosity। और उसके नतीजे में बाहर से ऑक्सीजन यहाँ से बहुत इजीली आ सकता है लार्ज टनल से। यहाँ पे आपके पास दस्तरस थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो प्रोडक्ट को भी ये रिटेन करेगा, ये उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जाने नहीं देगा। और यहाँ पे ट्राई फेज रिएक्शन बहुत इजी हो जाएगा, जिसकी वजह से कैपेसिटी विल बी वन ऑफ द हाईएस्ट, ठीक है जी। सबको समझ आ गई? Yes, sir. चलें जी, विद दैट वी हैव एंडेड लिथियम आयन बैटरीज के, उसमें क्या कैसे परफॉर्मेंस होती है, कैसे ये वर्क करते हैं। ओके, अच्छा, अब हम ज़रा स्टार्ट करते हैं जी एक और टॉपिक। मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा ज़रा प्लीज़।
इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन, मतलब उस देखेंगे कि उसको गाड़ियों में भी यूज़ किया जा रहा है। यू आर सीइंग इट कि स्टेशनरी डिवाइसेस के तौर पे ये पूरी की पूरी बिल्डिंग को अगेन इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं विद जस्ट इंट्रोड्यूसिंग द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसका कोई बाई प्रोडक्ट नहीं होता ऐसा कि जो ऐसा हो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ना हो। तो इसको क्लीन एंड ग्रीन, सबसे क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी को अगर कहा जाए तो दैट विल बी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बैटरी, हाइड्रोजन फ्यूल सेल। ठीक है, उसको हम कह सकते हैं कि दे आर clean and green, while the others like batteries or super capacitors or even just conventional capacitors, they all cannot be called the green energy sources, because कि वो जो बनाए जहाँ पे जाते हैं ऑब्वियसली उनका क्या होता है कि ऑब्वियसली उनका इफेक्ट इन्वायरमेंट के ऊपर ज़्यादा होता है। वो जो अगर लेट्स सपोज कार्बोनेशियस इलेक्ट्रोड आप बनाएंगे तो उसके बाय प्रोडक्ट भी होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा होता है साथ में। या फिर अगेन आपके पास लेट्स सपोज अगर कोई लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड का प्योर सोर्स ले रहे हैं तो उसके भी बाय प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली बनते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रोलाइट का भी बाय प्रोडक्ट होता है, जबकि यहाँ पे आपके पास इसको क्लीन एंड ग्रीन समझा जा सकता है कि इसके इलेक्ट्रोड की साइड पे हमारे पास हाइड्रोजन रिच चाहिए होता है, दूसरी काउंटर साइड पे हमारे पास ऑक्सीजन चाहिए होता है, और जो प्रोडक्ट भी ये बना रहे होते हैं वो भी पानी बना रहे होते हैं, H2O बना रहे होते हैं। ठीक है, सो ये इसी वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है। और अब कुछ अर्ली स्लाइड्स होंगे उसको मैं ज़रा स्किप भी करूँगा, ज़्यादा तेज़ी से भी जाऊँगी क्योंकि ये चीज़ें आपको शायद क्लियर भी हैं कि फॉसिल फ्यूल्स को हमने रिड्यूस कर दिया है दुनिया से। तो द बेस्ट चॉइस कैन बी कि हम क्या करें, अब नई नॉवल टेक्नोलॉजीज़ की तरफ जाएं, कोई ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ की तरफ जाएं जिससे हम एनर्जी प्रोड्यूस करें और उसका इफ़ेक्ट इन्वायरमेंट के ऊपर ना हो, ताकि नेक्स्ट जनरेशन जो है वो ऑब्वियसली इस इन्वायरमेंट से इफ़ेक्ट ना हो जो हम आहिस्ता आहिस्ता एंट्रोपी की तरफ जा रहे हैं, जो हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रीन हाउस इफेक्ट्स क्रिएट करते जा रहे हैं। ठीक है, सो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम हमेशा से अगर कोई चार्ट को देखें 1860 से 2020 तक, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्रीज ही करते जा रहे हैं। पार्ट्स पर मिलियन में अगर आप बात करें, सो इट इज़ गेटिंग इंक्रीज डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, सो विच शुड बी रिड्यूस्ड इन ऑर्डर कि हम नेक्स्ट जनरेशन का सोचें। ठीक है, सो फॉर दीज अगेन बहुत सारे डिवाइसेस हैं। कोई गैस से हम फॉर्स में अगेन वो एनर्जी ले सकते हैं। मतलब सोर्सेज ऑफ एनर्जी डिफरेंट है, न्यूक्लियर भी हो सकती है, रिन्यूएबल भी हो सकती है, कोल से भी हो सकती है, ऑयल एंड गैस से भी हो सकती है। लेकिन अगर उन सब की कम्बिनेशन में हम देखें तो रिन्यूएबल्स को अगर आप देखें तो 2006 के डाटा के मुताबिक वो 13.1% ही सिर्फ हम बना रहे हैं, या इलेक्ट्रिसिटी जो हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम द रिन्यूएबल्स एनर्जी। ठीक है, बाकी सारे के सारे जो एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं दे आर फ्रॉम द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वो चाहे मतलब चलें न्यूक्लियर को भी आप चलें रिमूव कर लें, सो स्टिल इट इज़ वेरी मिनिमल। 80% हम नॉन अगेन उसको रिन्यूएबल्स की तरफ उससे हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और जो कि हमारी इन्वायरमेंट को सारे के सारे ख़राब कर रहे हैं, चाहे वो गैस हो, चाहे वो ऑयल हो, या फिर चाहे वो वेस्ट अगेन से हो, या फिर आपके पास या कोल हो। इन सब से जो एनर्जी ली जाएगी दैट विल डिटेरियोरेट आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, सो हमारे पास इस उसमें जो सिनेरियो में हमारे पास वर्क कहाँ कहाँ पे किया जा सकता है। हमारे पास एनर्जी का पहला तो रिसोर्स ढूंढना, देन द एनर्जी चेंज कि हम उस कन्वर्जन डिवाइस की तरफ जाएं कि एनर्जी को कन्वर्ट करें फ्रॉम वन सोर्स टू द अदर, और फिर एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन पे काम किया जाए, एनर्जी स्टोरेज डिवाइस पे काम किया जाए, और एनर्जी यूजर पे काम किया जाए। सो इस इन सब डायरेक्शंस पे हम कर सकते हैं, बट वी आर नाउ कंसर्न्ड अबाउट कि हम एनर्जी को चेंज करके हम कौन सी एनर्जी जो क्या कह सकते हैं उसको कि हाईएस्ट एफिशिएंट एनर्जी हम एक्सट्रैक्ट कर सकें उससे, जिसका इन्वायरमेंट के ऊपर इफेक्ट भी ज़्यादा ना हो। ठीक है, सो इन दोज डिवाइसेस हमारे पास हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स जो हैं दे विल अगेन आउट परफॉर्म अदर डिवाइसेस। द रीज़न इज़ कि इनकी सबसे हाईएस्ट एनर्जी डेंसिटी है, इनमें आपके पास कोई बाय प्रोडक्ट ऐसा नहीं बनता जो कि इन्वायरमेंट के लिए डिटेरिएटिंग हो, जो उसको डिग्रेड करे, इस तरह के कोई इश्यूज नहीं होते। तो इसलिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैन बी वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस इन दिस रिगार्ड। और अगेन हमें ये पता है कि हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि सिर्फ
फ्यूल सेल ही को हम सब कुछ समझें। द रीज़न इज़ कि फ्यूल, जब हम फ्यूल सेल की बात करते हैं तो हाइड्रोजन मस्ट बी इंट्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ अ फ्यूल एवरी टाइम, ठीक है। और दूसरा क्या है कि इसमें फ्लक्चुएशन भी हो सकती है एनर्जी में। तो इस कपल्ड, अब अगर लेट्स सपोज डिवाइस बनाया जाए कि फ्यूल सेल कपल्ड विद द बैटरीज, दैट कैन बी द बेस्ट चॉइस, ठीक है। कि अगर लेट्स सपोज हम फ्यूल सेल से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर वो हमने नहीं यूज़ करनी, तो वहाँ पे हम उसको स्टोर करें किसी इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी स्टोरेज के फॉर्म में। हम उसको किसी बैटरी के अंदर स्टोर करें, जब हमें रिक्वायर्ड हो तो हम उस बैटरी से भी वो बैकअप ले सकें। सो इन कॉम्बिनेशन देन दे कैन बी द बेस्ट चॉइस, ठीक है। अब हम अगेन मशहूर ज़माना रोगोन प्लॉट की तरफ दोबारा जाते हैं। हमने कैपेसिटर को भी डिस्कस किया था बैटरीज के सेक्शन में, सुपर कैपेसिटर्स को भी थोड़ा सा टच दिया था, एंड वी डिस्कस द बैटरीज प्रिडोमिनेंटली, ज़्यादा एक्सटेंसिवली हमने उसको पढ़ा था। तो उस यहाँ तक हमने किस्सा ख़त्म कर दिया था। बट देयर आई टोल्ड यू कि हमारे पास एक डिवाइस ऐसा भी है जो कि सबसे हाईएस्ट एनर्जी डेंसिटी शो करता है, ठीक है। एंड दैट इज़ अगेन यहाँ पे एक, अगर डिवाइस की हद तक बात की जाए, so fuel cells have the highest energy density, ठीक है। thousands of watt hour per kg ये एनर्जी आपको गिव अवे कर सकता है। और आपके पास द ओनली सोर्स दैट यू विल बी नीडिंग इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अ गैस या फिर कोई लिक्विफाइड टैंक की फॉर्म में ये हमारे पास रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है जी। तो हमारे पास एनर्जी कन्वर्जन, प्राइमरी एनर्जी हमारे पास क्या है कि कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज टू दी, उसको एफिशिएंटली भी किया जाए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो ये, ठीक है। सो दोनों अगर कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लेने हैं तो फ्यूल सेल आर वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस। या फिर अगर कंपैरिजन की बात की जाए, चलें सोलर एनर्जी की बात की जाए, तो सोलर एनर्जी में एक इशू ये है कि सोलर एनर्जी की कन्वर्जन एफिशिएंसी इज लेसर देन द फ्यूल सेल्स, ठीक है। अगर आप उसकी बात करें फ्यूल हाइड्रोजन फ्यूल सेल की, इट्स एफिशिएंसी कैन बी इनहांस्ड टू 80%, while for the solar cell, if again उसकी बात की जाए, so they can be as much high as 30, अगर एक सिंगल इलेक्ट्रोड की बात, सिंगल उसकी बात की जाए सोलर सेल की, 30 to 35%। however with the again अगर उसके साथ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की जाए, so they can be enhanced to 45 to 50% but not higher than that, ठीक है। सो ये फिर भी 50% ऑफ वेस्टेज कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन फ्यूल सेल की साइड पे 80% दे कैन बी एफिशिएंट, ठीक। सो दे कैन बी वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस। जस्ट एक कंपैरिजन की हद तक मैं बता रहा हूँ। सो थर्मो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्जन भी की जा सकती है, थर्मो इलेक्ट्रिक भी वन ऑफ द एनर्जी सोर्सेज हैं। बट उसमें क्या इशू होता है इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी, सॉरी थर्मो इलेक्ट्रिक में, कि हमारे पास थर्मल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सो थर्मल एनर्जी आपको पता है कि हमारे पास इस साइड अगेन अर्थ के क्रस्ट की तरफ भी हमारे पास हीट बहुत ज़्यादा है, और अगेन हाई टेम्परेचर एरियाज भी हमारे पास हैं। तो या फिर हमारे पास अगर लेट सपोज ह्यूमन बॉडी की हीट को भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये सारे के सारे जो है हमारे पास थर्मो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस इसको एनर्जी को कन्वर्ट करके हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करके दे सकते हैं। सो वेस्ट से भी हम ये ले सकते हैं। बट अगेन अगर इसको भी कंपेयर किया जाए फ्यूल सेल के साथ, इट्स कन्वर्जन एफिशिएंसी इज वेरी मिनिमल, 20% से हमेशा बिलो होते हैं। सो नैनो टेक्नोलॉजी का कैसे रोल हो गया फिर इन इस एनर्जी स्टोरेज या एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस में। इन एनर्जी कन्वर्जन जब भी बात की जाएगी कन्वर्जन या आपके पास स्टोरेज डिवाइसेस में, वहाँ पे आपके पास कोई कैटलिस्ट अमूमन लाजमन यूज़ किया जाता है, ठीक है। वो कैटलिस्ट रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एक्सपेडाइटिंग द रिएक्शंस, ठीक है। और दूसरा केस ये है कि जो काउंटर इलेक्ट्रोड्स की साइड पे अमूमन हम नैनो पार्टिकल्स या फिर ग्राफीन नैनो शीट्स वगैरह को इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि वो रिएक्शंस को फास्ट करे। यही सेम क्राइटेरिया हमने बैटरीज में देखा, यही सेम चीज़ हम फ्यूल सेल की कैटेगरी में भी देखेंगे, यही सेम चीज़ आप सोलर सेल की साइंस में भी ये देखते हैं, ठीक है। कि हम कंडक्टिविटी के साथ प्ले कर रहे होते हैं, हम एक इंटरफेस लेयर डिपॉजिट करते हैं जिसकी वजह से एक्सट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर अगेन प्रोटॉन्स वो आपके पास फास्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से कन्वर्जन एफिशिएंसी को हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है। सो अगेन बैटरीज हो या फ्यूल सेल्स हो या फिर कैपेसिटर्स हो, सुपर कैपेसिटर्स हो, जो भी डिवाइस है उन सब में नैनो पार्टिकल्स का रोल लाजमन होगा। जी सबको समझ आ रही है ना? यस सर। ठीक है। तो अब इस केस में हमारे पास जी मतलब डिफरेंट डिवाइसेस हैं। हम ज़रा मैं स्किप करते हुए आगे जा रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हम आते हैं ज़रा
सोलर सेल की तरफ। सोलर सेल वर्क कैसे करते हैं देखें, हमारे पास जब भी सोलर सेल की बात की जाएगी, वी मस्ट बी नीडिंग अ डिवाइस विच इज हैविंग अ पी टाइप एज वेल एज द एन टाइप मटेरियल। ठीक है, एक सिंपल सोलर सेल की बात कर लेते हैं, अभी कॉम्प्लेक्स डिफरेंट टाइप्स की तरफ नहीं जाते। सो उसमें हमारे पास एन टाइप शुड बी ऑन द टॉप, वेयर एज पी टाइप शुड बी ऑन द बॉटम। ये डिफरेंट हो सकते हैं, आपके पास पी एन, पी ऊपर एन नीचे हो सकता है, लेकिन जो एफिशिएंसी वाइज है ये स्ट्रक्चर ज़्यादा एफिशिएंसी हमें दे सकता है। ठीक है, और एन टाइप मटेरियल को हम थिन बनाते हैं एज कम्पेयर टू द पी टाइप। यहाँ पे आप देख भी रहे हैं, ठीक है, पी टाइप मटेरियल को आप थिक देख रहे हैं, जबकि आपके पास एन टाइप थिन है। ठीक है, अब जब सनलाइट उसके ऊपर पड़ती है, किसके ऊपर, देखें एक एन टाइप है, दूसरा पी टाइप है, तो दरमियान में कौन सी चीज़ बनेगी, दरमियान में डिप्लीशन रीजन। आपने बेसिक फिजिक्स में पढ़ा होगा मेरे ख्याल से, कि फिजिक्स में आपके पास जब दो डिफरेंट मटेरियल को आप कंबाइन करते हैं, एक इंटरफेस बनता है। ठीक है, जिसमें दोनों की प्रॉपर्टीज इकट्ठे होती हैं। यहाँ पे इसको ऐसा समझे कि एन टाइप के पास इलेक्ट्रॉन की ज्यादती है, पी टाइप के पास प्रोटॉन्स की ज्यादती है। ठीक है, सो अब इन दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे, एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे, तो दरमियान में एक ऐसा रीजन बनेगा जिसके अंदर वो न्यूट्रल स्टेट में एक टू सम एक्सटेंट पड़े होंगे। ठीक है, एक न्यूट्रल स्टेट में, जिसमें इलेक्ट्रॉन और आपके पास प्रोटॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों आपके पास क्या होंगे, यहाँ पे मौजूद होंगे। जब आप इसको कनेक्ट करेंगे, अगेन यहाँ पे भी इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, जब ये फोटोन इस जंक्शन के ऊपर पड़ता है, इसका एक खास बैंड गैप होता है। ठीक है, इस बैंड गैप को अगर हम किसी तरीके से इतना रिड्यूस डाउन करें कि ये सनलाइट से ये बैंड गैप क्या हो जाए, ये सुपर मतलब उसकी एनर्जी इससे ज़्यादा हो जाए, तो इसके नतीजे में ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा यहाँ से जंक्शन से, और होल को पीछे छोड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो येलो आपको नज़र आ रहा है, ये फोटोन इस जंक्शन के ऊपर हिट हुआ है, जिसने एक इलेक्ट्रॉन दे दी। ये ब्लैक जो आपको नजर आ रहा है, इसको ऐसा समझे कि ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये जो नीचे उसने छोड़ा, ऑब्वियसली यहाँ पे उसी न्यूट्रल में जब इलेक्ट्रॉन चला गया तो होल रिमेनिंग रहेगा, प्रोटॉन रहेगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव विल मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव होल विल टू मूव टुवर्ड्स द होल साइड। ठीक है, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड आपके पास इस तरफ चला जाएगा। तो ये है एनर्जी जनरेशन का तरीका, कि हम उस लाइट से इलेक्ट्रॉन को मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड साइड, होल टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड साइड, और इसके नतीजे में ये इलेक्ट्रॉन और होल बार बार ये क्या करता जा रहा है, बनाता जा रहा है, और हम उसको किसी बैटरी या फिर डायरेक्टली हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ से दोबारा स्टार्ट करेंगे। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। हम यहाँ से फिर दोबारा अगले लेक्चर में फ्राइडे को इंशाल्लाह फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे। एनी क्वेश्चन? जी सुन तो रहे हैं ना सारे? जी यस सर। सर। अच्छा, चलिए अटेंडेंस आप प्लीज़ वो कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, मैं उधर से फिर अटेंडेंस नोट कर लूँगा। नहीं, स्पेस शटल में जो आप यहाँ पे यूज़ करते हैं, ये तो बहुत पहले की यूज़, जब इनकी एफिशिएंसी भी इतनी हायर नहीं थी, तब भी उनको उस स्पेस शटल में यूज़ करते थे। रीज़न वाज कि ये जो बाय प्रोडक्ट बना रहा है वो भी पानी बना रहा है। सो स्पेस में तो आपके पास पानी की बहुत कमी होगी ना। ठीक है, तो वहाँ पे इसका जो बाय प्रोडक्ट है वो भी ऐसा है कि जिसको यूटिलाइज किया जा सकता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है आपके पास। तो ये रीज़न है जो उस अगेन स्पेस में आप उसको देख रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, ये ES2502 नाम क्या है? अच्छा हाँ, नाम बता दें प्लीज। जी सर, सना अजमत। जी जी सर। अच्छा जी, ठीक भी है।